नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। पिछले अध्याय में हमने रेखा और गणित से संबंधित प्रश्न जो है किए थे, ठीक है? सभी उसको बना लीजिएगा। लास्ट में एक होमवर्क मैंने दिया था, आई होप सबका बन गया होगा क्योंकि किसी का कमेंट आया नहीं है ना? तो मैं यही सोचूंगा कि सबका बन गया होगा और बहुत ईजी भी था, आसानी से बन जाता वो, ठीक है? तो आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे, समतलीय आकृति। ठीक है, समतलीय आकृति में आपका त्रिभुज, है ना? त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम समतलीय आकृतियों में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, त्रिभुज के कौन-कौन से प्रकार होते हैं और त्रिभुज की कौन-कौन सी गुणधर्म होती है और उस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, सभी जुड़ जाइएगा। सबको बहुत-बहुत गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, चलिएगा। त्रिभुज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है ना? ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि समतल में 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है? इस तरीके से मैंने 3 बिंदु बनाया और यदि इन तीनों बिंदु को मैं मिला देता हूँ या 3 सरल रेखा मैंने बनाया इस तरीके से, एक सरल रेखा, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरीके से मैंने 3 सरल रेखा बनाई और इन तीनों को यदि मैं मिला दूँ, तो मिलाने से मुझे एक बंद आकृति प्राप्त होती है। इसी बंद आकृति को कहते हैं त्रिभुज। ठीक है? इसी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसका कोई नाम दे देते हैं, त्रिभुज ए, बी और सी। ठीक है? तो आइए जानते हैं त्रिभुज में कौन-कौन से अंग होते हैं, कौन-कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, अवयव होते हैं। ठीक है? देखिए, त्रिभुज के अंग में सबसे पहले आता है शीर्ष। ठीक है? प्रत्येक त्रिभुज में 3 शीर्ष होती है। जैसे मैंने यहाँ पे ए, बी और सी नाम दिया है, तो ए, बी और सी क्या है? इनका शीर्ष है। ठीक है? ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट इसका क्या है? शीर्ष है। दूसरा आता है इसमें भुजाएँ। प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजाएँ होंगी। कौन-कौन सी? एक तो पहले ए बी भुजा, ये वाली, ठीक है? इसका कोई नाम दे देते हैं भुजा का, जैसे स्मॉल ए दे दिया इसकी लंबाई, ठीक है? तो ये ए बी भुजा की लंबाई स्मॉल ए हो गया, ठीक है? दूसरा भुजा आता है हमारा बी सी, ठीक है? बी सी की लंबाई मैंने मान लिया बी। उसके बाद सी ए, है ना? सी ए का मान लिया मैंने सी है। तो इस तरीके से 3 भुजाएँ होती है, ए बी, बी सी और सी ए। उसको आप ए बी करके ऊपर में ऐसे लकीर करके शो करते हैं भुजाओं को, ठीक है? तो इस तरीके से 3 भुजाएँ त्रिभुज की हो गई, ठीक है दोस्तों? तीसरा आता है हमारा कोण, एंगल। देखिए, प्रत्येक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। देख लीजिए, ये वाला यहाँ पे एक कोण बना रहा है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और। ठीक है? तो त्रिभुज में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 अवयव होते हैं, शीर्ष, भुजा और कोण। 3 शीर्ष, 3 भुजाएँ, 3 कोण। ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए, यही पॉइंट को लिखा गया है, अर्थात त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएँ और 3 कोण होते हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज और इनके अवयव। अब आइए जानते हैं त्रिभुज के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। नाम को देखने से स्पष्ट है, समबाहु, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएँ क्या हो? समान हो। है ना भई? ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएँ क्या हो? समान हो, उसको अपन कहते हैं समबाहु त्रिभुज। देख लीजिए, यहाँ पे त्रिभुज ए, बी और सी हमको दिया गया है। इस त्रिभुज में सभी भुजाएँ, ये वाली भुजाएँ, ये वाली भुजाएँ, ये वाली भुजाएँ, प्रत्येक भुजाएँ क्या है यहाँ पे? समान हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है? समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक भुजाएँ क्या हो? तीनों भुजाएँ क्या हो? समान हो। और एक चीज़ इसमें होता है, इसमें तीनों भुजाएँ तो समान होती ही है, साथ में ये जो कोण है, बनने वाला कोण है, इन भुजाओं में, इन शीर्षों में जो बनने वाला कोण है,
ये भी क्या होता है, समान होता है, और ये होता है 60 डिग्री का। कितने का होता है ये, 60 डिग्री का होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बनने वाली भुजाएं तो समान होंगी, साथ में कोण भी क्या होती है, समान होती है। तो इसको अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा समान होती है, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देख लीजिए, ये दोनों भुजाएं, ठीक है, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है ना। और इससे जो भी एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं और साथ में दो कोण क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ए बी और सी ए क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है तीसरा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती है और कोण भी जो है अलग अलग होता है, उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इस भुजाई की लंबाई अलग रहेगी, इस भुजाई की लंबाई अलग रहेगी, और इसकी लंबाई भी क्या होगी, अलग होगी, और कोण भी जो है अलग अलग होंगे। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, है ना। भुजाएं क्या होती है, बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण मैंने बताया था, है ना। 0 से लेकर के 90 अंश के बीच में अगर कोई कोण बनता है तो उसको अपन न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें अपन त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, यानी 90 अंश से कम हो, है ना। न्यून कोण यानी क्या होता है, 90 अंश से कम एंगल, है ना। 90 अंश से कम कोण, इसको अपन न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो या न्यून कोण हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी हमको दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी हमको दिया गया है, जहाँ पे कोण ए, कोण बी और कोण सी, है ना, ये सभी के सभी क्या है, 90 अंश से कम है। इसका एंगल कितना है, 90 अंश से कम है। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे देखते हैं। दूसरा दूसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज, है ना। अधिक कोण मतलब क्या होगा, 90 अंश से अधिक होगा, है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो। सभी कोण 90 अंश से अधिक नहीं हो सकता, है ना भाई, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर प्रत्येक अधिक हो जाए तो ये त्रिभुज जो है नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो अधिक कोण में क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो, बाकी जो है न्यून कोण हो सकते हैं, है ना। तो इस ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। देख लीजिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी हमको दिया गया है ना। त्रिभुज ए बी सी हमको दिया गया है, जिसमें कोण बी का जो मान है वो क्या है, 90 अंश से ज्यादा है। तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा तीसरा टाइप हमारा होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। देख लीजिए इनको यदि हम मिला देते हैं इस तरीके से, ऐसे, ये हमारा 90 डिग्री है ना। ये हमारा 90 अंश है, कोण बी का मान हमारा कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ पे जो जो त्रिभुज ए बी सी है वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज में और कुछ पॉइंट्स होते हैं, है ना। जैसे देखिए समकोण त्रिभुज में अगर हमको समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया है, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, 90 अंश है। तो इस कंडीशन में समकोण के जो सामने वाली भुजा रहती है उसको हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, या किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। अगर हम कोण ए को जो है न्यून कोण थीटा माने,
तो न्यूनकोण थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है, ठीक है। अगर हम इस कोण सी को जो है न्यूनकोण माने तो ये वाली हमारी लंब कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद जो बची हुई भुजा रहती है जो समकोण के साथ में लगी होती है उसको अपन कहते हैं आधार। उसको अपन क्या कहते हैं? आधार। तो ध्यान रखेंगे, थीटा जहाँ पे बना उसके सामने वाला हमारा लंब कहलाएगा और जो बची हुई भुजा या समकोण से लगी हुई भुजा दूसरी भुजा रहेगी उसको अपन आधार कहते हैं, ठीक है। तो ये केवल समकोण त्रिभुज में होता है, लंब, कर्ण और आधार। इसी में हमारा एक नियम भी, एक प्रमेय भी लागू होता है जिसको अपन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, है ना। इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं यानी लंब के वर्ग और आधार के वर्ग, है ना, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको अपन कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से AC हमारा क्या हो जाएगा? AC हमारा हो जाएगा कर्ण और लंब हम BC को माने हैं, ठीक है। तो BC का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? AB का वर्ग। तो इस तरीके से अगर हमको कर्ण दिया है तो हम, अगर हमको कर्ण दिया है और लंब दिया है तो हम आधार निकाल सकते हैं, है ना। अगर हमको न्यूनकोण थीटा दिया है तो हम इस तरीके से जो है समकोण त्रिभुज की सहायता से अलग अलग भुजाओं की लंबाई, कोणों की लंबाई जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं त्रिभुजों की कुछ विशेषताएं, ठीक है। त्रिभुजों की कुछ विशेषताएं तो देख लीजिए, हमको यहाँ पे एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है। इसमें क्या क्या चीजें हैं पहले वो जान लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है इसकी लंबाई है हमारा A, ठीक है। ये हमारा शीर्ष A है और ये कोण A है। कोण A के सामने की जो भुजा है BC, इसकी लंबाई है A। इसी तरीके से कोण B के सामने जो भुजा है उसकी लंबाई है B। इसी तरीके से कोण C के सामने की जो भुजा है इसकी लंबाई है C, ठीक है। एक शीर्ष बिंदु A से एक लंब हम डाल देते हैं जिसको ऊंचाई H का नाम दिया जाता है। BC पर एक लंब डला हुआ है, ठीक है। अगर हम भुजा B और A को, है ना, अगर हम भुजा B और A को आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं और इसको अल्फा जो है नाम देते हैं और इसी तरीके से BC को भी आगे बढ़ा के बीटा और BC को भी, ठीक है, AC को भी आगे बढ़ा के हम गामा जो है नाम देते हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं ये। अभी आप लोग टर्म्स को समझ लीजिए कि ये चीजें इस त्रिभुज में दर्शाई गई है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं त्रिभुज के गुणधर्म, त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में। देखिए, सबसे पहला मुख्य पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मैं गुणधर्म बताने जा रहा हूँ ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पर आधारित आपको प्रश्न जो है सरल करनी है ना। जिनको भी लगता होगा कि समतलीय आकृतियां या जियोमेट्री वाला पार्ट बहुत कठिन होता है, बिल्कुल कठिन नहीं है, आप आसानी से सरल कर सकते हैं। बस आपको गुणधर्म जो है अच्छे से पता होना चाहिए और त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ अगर उतना करते हैं तो इससे हटके जो है नहीं आएगा। चलिएगा पहला पॉइंट हम देखते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है ना। अगर हमें त्रिभुज ABC दिया है तो इसमें जो तीनों कोण हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो उसका मान सदैव 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पहला मुख्य पॉइंट है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा सबसे मुख्य पॉइंट है, त्रिभुज के तीनों बाह्य बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है ना। अब यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा जो मैंने लिया था, ठीक है, ये बहिष्कोण है। ये B पर बनने वाले कोण है जो बाहर की तरफ बनते हैं। ये A पर बनने वाले कोण है अल्फा, जो कि बाहर की तरफ बनते हैं। और ये C पर बनने वाला कोण है जो कि बाहर की तरफ जो भुजा हमने बढ़ाई थी उस पर बनते हैं।
यानी बहिष्कोण है, ये सारे के सारे क्या है, बहिष्कोण है। तो त्रिभुज के जो भी बहिष्कोण होते हैं उसका योगफल हमेशा कितना होता है, 360 अंश होता है। बहिष्कोणों को मैंने अल्फा, बीटा और गामा नाम दिया था, ठीक है। तो इनका जो योगफल है वो कितना होता है, हमेशा 360 अंश होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है हमारा, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अपने अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है, देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये हमारा अल्फा बहिष्कोण है, ठीक है। अपने अंतः अभिमुख कोणों के योगफल, अंतः अभिमुख कोणों के योगफल। अब इसका अंतः कोण है ना, अल्फा ये जो बन रहा है, इसका अंतः अभिमुख यानी सामने वाला कौन सा है, ये बी है, कोण बी। और यहाँ पे क्या है, कोण सी है, जस्ट सामने वाला। इधर अल्फा बन रहा है तो इसके जस्ट सामने वाला बी और सी है। तो अगर हम बी और सी दोनों को जोड़ देते हैं तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, अल्फा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसी तरीके से अन्य दो जो होती है वो भी बराबर होगी। बीटा है ना, बीटा किसके साथ बना रहा है, बी के साथ, इधर बाहर की तरफ बना रहा है। तो अंदर की तरफ कोण ए और कोण सी का जो योगफल होगा वो बीटा यानी बहिष्कोण के योगफल के बराबर होगा। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर बीटा हो जाएगा और गामा बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी। प्रश्न आपको कैसे पूछे जाएंगे, इस तरीके से एक त्रिभुज रहेगा, यहाँ पे बीटा की जगह कोई भी जैसे 120 अंश दे दिया है ना, और यहाँ पे हमको पता नहीं है और यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन हमको इस गुणधर्म से ये पता चल गया है कि कोण ए और कोण सी का मान जो है 120 के बराबर होगा। तो अगर हमें किसी एक की वैल्यू पता चल जाती है, कोण ए या कोण सी की वैल्यू, तो हम आसानी से दूसरे की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखनी है कि जो बहिष्कोण बनता है अपने अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट देखिएगा, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है ना भाई। अब देखिए यहाँ पे किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे भुजाओं की लंबाई मैंने माना था ए, बी और सी। तो यदि मैं ए प्लस बी दो भुजाओं का योगफल करता हूं, है ना, तो तीसरी भुजा से हमेशा ये बड़ा होगा। तीसरी भुजा यानी सी से हमेशा दो भुजाओं का योगफल बड़ा होगा। अगर मैं बी और सी को लेता हूं तो ए से बड़ा होगा, अगर मैं सी प्लस ए को लेता हूं तो बी से बड़ा होगा। तो ये गुणधर्म भी आपको याद रखनी है। इसी को, ठीक है, इसी को अपन घुमा करके या दूसरे भाषा में कैसे बोल सकते हैं, इसी को हम दूसरे भाषा में कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है ना। दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसी को हम ऐसे घुमा करके बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है ना, किसी त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है अन्य दो भुजाओं के योगफल से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको हम घुमा करके भी बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा भी गुणधर्म आपका आ जाए, है ना, कई बार जो है क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, छोटा, बड़ा, बराबर या इनमें से कोई नहीं, ऐसे पूछ देता है ना भाई। तो आपको ध्यान रखनी है ना। तो किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। और अगर इसी को और घुमा के पूछ दिया जाए कि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा हमेशा किन्हीं दो भुजाओं के योगफल से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये भी जो है घुमा करके पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। अगर अभी जो मैंने बताया छोटा वाला कंडीशन में तो ऐसे हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये ए प्लस बी, ठीक है। ये वाला ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस सी। इसी तरीके से ये बी हो जाएगा स्मॉलर देन ए प्लस सी या सी प्लस ए, ठीक है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट हमारा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखिए क्या बोला है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। वही चीज है ना, अभी जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं।
त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये कैसा पॉइंट है भाई, चलिएगा। सबसे बड़ा कोण है ना, मान लेते हैं कि इस त्रिभुज में कोण ए सबसे बड़ा है, तो कोण के सामने वाली जो भुजा रहेगी वो भी क्या रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी। मान लेते हैं कि कोण बी यहाँ पे सबसे छोटा है, तो उसके सामने वाली भुजा की जो लंबाई रहेगी बी का मान क्या होगा, सबसे छोटा होगा, है ना भाई। क्यों होगा, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, 30 अंश का कोण बनाया। अब यहाँ पे भुजा बन रही है, ठीक है, भुजा बन रही है, तो ये छोटा दिख रहा है मुझे। अगर मैं इसको 60 अंश का कोण बनाऊं इस तरीके से, ऐसे 60 अंश का कोण बनाऊं, तो देख लीजिए, इनको देख लीजिए भुजा को, ये बड़ा दिख रहा है ना भाई। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे कोण, जो भी कोण बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा रहेगी वो कोण पे डिपेंड करता है कि कोण छोटा है या बड़ा। अगर कोण बड़ा है तो भुजा की लंबाई भी बड़ी होगी, अगर छोटा है तो भुजा की लंबाई भी छोटी होगी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे गुणधर्म हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से और कोई गुणधर्म छूटी नहीं होगी, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, है ना। आई होप सबको ये जो गुणधर्म है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब अच्छे से उसको ध्यान दीजिएगा, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। कुछ और पॉइंट्स है, मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे बड़ी भुजा पर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमको त्रिभुज दिया गया है ना। इस त्रिभुज पर मैंने एक लंब डाली है, अलग से बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपके। देखिए ये एक त्रिभुज हमने बना ली इस तरीके से, ये हमने नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, इस त्रिभुज में ए से हमने शीर्ष ए से हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है, बी से हमने एक लंब डाल दिया सीधा, और सी से हमने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, लंब डालते हैं तो यहाँ पे हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, सबको पता होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से लंब हमने डाल दिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, है ना, मान लेते हैं कि कोण ए भुजा सबसे बड़ी है, सॉरी बी सी भुजा क्या है, ए है, और ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ा कोण है, उसके सामने वाली भुजा बी सी जो है सबसे बड़ी है। ठीक है, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई सबसे कम होती है। ठीक है, लंबाई क्या होती है, हमेशा कम होती है। जो भी सबसे बड़ी भुजा होगी हमारी, अगर उसमें हम लंब डाल रहे हैं तो उसकी लंबाई हमेशा क्या होती है, सबसे कम होती है। और सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, सबसे अधिक होती है ना। इसमें क्या होता था, कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती थी, लेकिन अगर हम सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी भुजा पर कोई लंब डाल रहे हैं तो उसका मान, उसकी लंब की जो लंबाई है उसका मान हमेशा क्या होगा, सबसे कम होगा। और सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, मतलब ए से लेकर के यहाँ तक BC तक जो लंब डाला गया है ये H1 मान लेते हैं, इस H1 का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस H1 का मान कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा पर अगर हम कोई लंब डालते हैं तो उस लंब की लंबाई हमेशा क्या होती है, कम होती है। और यदि यदि ये बी वाला जो भाग है AC का मान अगर सबसे छोटा है तो इसमें हम लंब डालते हैं तो इसका मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये एक और पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप जो है सारे आपको गुणधर्म समझ में आ गए होंगे कि और इसमें कोई गुणधर्म नहीं बचा है, तो यहाँ तक आपका खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस गुणधर्मों पर आधारित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म हो गए। बिल्कुल आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको फिर से देख लीजिएगा वीडियो को। और बेसिकली जो ये गुणधर्म मैंने बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर आधारित प्रश्न बनेंगे। कैसे प्रश्न बनेंगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस जो है हल करेंगे। ठीक है, तो गुणधर्म तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ में। ठीक है, इनके जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को गुड नाइट।